नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी 4th यूनिट चल रही है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया था और इसका आज एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। तो आप हेडिंग लिखें, जैसे आपका पहला डेरिवेशन है ना, आपने देखा वो एक पोटेंशियल वेल था, लेकिन कैसा था, स्क्वायर पोटेंशियल वेल। तो आज जो आपका पोटेंशियल वेल है वो एक तरीके से पैराबोलिक पोटेंशियल वेल है। ठीक है, और इसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी जोड़कर देखा जाएगा। तो हेडिंग आप लिखें, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है जी, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर आप जानते हैं क्या होता है, एक विमीय। ठीक है जी, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी रेखीय आवर्ती दोलित्र कहते हैं हिंदी में। और सच दैट करके ऐसे लिख सकते हो, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। ठीक, तो पिछले डेरिवेशन में क्या था, स्क्वायर पोटेंशियल वेल था, है ना, इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। और यहाँ क्या है, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। पैराबोलिक यानी पैराबोला के शेप का, परवलय के आकार का। ठीक है, और वहाँ आपने देखा था पार्टिकल इन 1D बॉक्स। यहाँ पर क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करे, ऑसिलेशन परफॉर्म करे, है ना। मैं बता दूं आपको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। तो ये पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल, ठीक है जी, विच परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करे क्या, ऑसिलेशंस, है ना। ऑसिलेशंस आप समझते हैं ना, दोलन। पढ़ा है बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, दोलन, है ना। तो एक पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशंस, लेकिन लिखा है लीनियर, तो किस में कर रहा है, इन 1 डायमेंशन। ऑसिलेशन कर तो रहा है लेकिन एक ही विमा में, एक ही विमा में या एक ही एक्सिस के अलोंग कर रहा है ऑसिलेशंस, दोलन। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है ऑसिलेशंस एक ही डायमेंशन में, ठीक है, और अंडर रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल के अंतर्गत। ठीक है जी, प्रत्यानयन बल क्या होता है आप जानते होंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, है ना। जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरीके से आपको मैंने पढ़ाया भी है स्टैटिस्टिकल में और जानते भी हैं, फर्स्ट टाइम में तो पढ़ाई है। ये पार्टिकल को बाहर की तरफ अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो अंदर की तरफ एक अपने आप फोर्स लगेगा जो इसे इसकी मिड पोजीशन में लाने का प्रयास करता है ना। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की ओर लगने वाला जो फोर्स है वही कहलाता है आपका रेस्टोरिंग फोर्स, और इसे हिंदी में आप कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है जी, तो यही क्या कहलाता है आपका, प्रत्यानयन बल। क्लियर है, समझ में आया रेस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल जो परफॉर्म करता है ऑसिलेशन 1 डायमेंशन में रेस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत, प्रत्यानयन बल के अंतर्गत, वही पार्टिकल क्या कहलाता है, कोमल आग लिख देना, इज नोन एज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, लीनियर वर्ड यूज कर लो या सिंपल वर्ड यूज कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इज नोन एज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कह दो या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह दो। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पढ़ी है ना। ठीक है, क्लियर है, तो यही कहलाता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो देखो, देन रेस्टोरिंग फोर्स, ये आपने पढ़ा है, क्या था रेस्टोरिंग फोर्स, F बराबर है माइनस का kx। याद है ना आपको, F बराबर क्या होता है, माइनस का kx। और मैं आपको बता दूं, F तो रेस्टोरिंग फोर्स है, k क्या है, ये होता है रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। ठीक है, ये 11th में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। और x क्या है,
तो x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, किसका, पार्टिकल का, कण का विस्थापन, और कहाँ से, तो इक्विलिब्रियम से, मध्यमान अवस्था से, ठीक है जी, या साम्य अवस्था से कह दो, ठीक, इक्विलिब्रियम कह दो या मिड पोजीशन कह दो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो, और आप जानते हैं F बराबर m में भी होता है, पढ़ा है ना, तो F की जगह क्या रख दो, m में बराबर माइनस का kx। एक्सेलरेशन को x के टर्म में बताओ कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं सब, डिफरेंशियल से रिलेटेड है ना, ऐसे तो लिखते हैं। एक्सेलरेशन a बराबर होता है d2x ओवर dt स्क्वायर, तो m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर में है माइनस का kx, ठीक है। तो d2x ओवर dt स्क्वायर माइनस का k अपॉन m इंटू एक्स, इस साइड ले आओ, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। आपको याद होगा पुट करते थे k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर के, फर्स्ट टाइम में भी तो करा था ऐसे ही, तो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे x है ना, ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। खुद बताओ, ये जानी पहचानी है इक्वेशन, नहीं, यही क्या है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कह दो, है ना, सरल आवर्त गति की यही अवकल समीकरण है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ओमेगा लिखा है आपने, वो ओमेगा क्या होता है, वो ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे आप कहते हो कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n या न्यू, n या न्यू क्या होता है, रेखीय आवृत्ति, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई न्यू के, तो न्यू बराबर क्या होगा, या न्यू छोड़ो, पहले ओमेगा बराबर बताओ, यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट के अपॉन एम बराबर 2 पाई न्यू, तो न्यू बराबर क्या आएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है जी। न्यू बराबर क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, क्लियर है। इसके नीचे लिख देना, इक्वेशन 1 डाल दो, क्या है ये, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती का है, एक है आवर्ती कह दो चाहे, तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये फ्रीक्वेंसी का आपको एक्सप्रेशन मिला, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद मैं इधर से रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये भी आप जानते हो पीएससी फर्स्ट सेम से। तो देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, जो रेखीय आवर्ती दोलित्र है ये, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, के क्या है मैंने बता दिया है, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का किसी टाइम इंस्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ठीक है, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख लो कि इफ़ वी ड्रॉ ए ग्राफ, है ना, बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो देन वी ऑब्टेन ए पैराबोला। हम क्या प्राप्त करते हैं, एक पैराबोला प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसलिए हम पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं किसकी तरह, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल की तरह। तो आप लिखेंगे सो वी कैन डिफाइन द पार्टिकल एज इन पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। पार्टिकल को आप
पैराबोलिक पोटेंशियल वेल के भीतर या पैराबोलिक पोटेंशियल वेल में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। मैंने कहा ग्राफ खींचेंगे पहले, ठीक है, किस किस के बीच, पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे लो और इस साइड आपको पता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर को बढ़ेगा और इधर को घटेगा। तो जो ग्राफ मिलता है ना आपको, वो एक पैराबोला मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है? पैराबोला। ठीक है, जितना इधर बनाओ उतना ही उधर बनाना है ना, ताकि ये सिमिलर लगे। ठीक है, तो ये क्या बना है, एक आप खुद देख के बताओ, ये आकृति क्या है? ये पैराबोला ही तो है, यानी कि परवल है, इसे आप हिंदी में कह सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा ग्राफ क्यों मिलता है? क्योंकि आप खुद मुझे देख के बताओ, है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का उदाहरण ले लो, जो अभी मैंने बनाया था स्प्रिंग वाला, या उसका ले लो पेंडुलम का, दोनों ही लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, क्या होता है जब ये मिड पोजीशन पे होते हैं, जैसे पेंडुलम ही है मिड पोजीशन पे होता है, तो जब मिड पोजीशन से गुजरता है ना मध्य बिंदु से ऐसे, तो बहुत तेज़ी से होकर गुजरता है। ठीक है, इसका मतलब है मैक्सिमम है उस टाइम इसकी वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम, यानी कि जीरो। तो इस पॉइंट पर, जिसे आप ओरिजिन कहते हैं या सेंटर कहते हैं, इस पर पोटेंशियल एनर्जी जो V है मिनिमम होगी, इसलिए ग्राफ सबसे नीचे है। लेकिन जैसे जैसे, है ना, पार्टिकल इधर जाता है इस साइड, तो आप देखते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी इस साइड भी और इस साइड भी। तो आप खुद देखो, ग्राफ की वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ली है, तो इस साइड यदि आगे चलोगे, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे मिड पोजीशन से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे देखो बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते, है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पेंडुलम का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। और फिर पेंडुलम ऐसे जाकर रुक जाता है, तो रुक गया, रुक क्यों गया? क्षण भर के लिए रुकेगा, फिर वापस आता है ना, तो क्षण भर के लिए रुकेगा। रुकेगा क्यों? रुकने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाए? एम्पलीट्यूड के, यानी डिस्प्लेसमेंट जब कैसा हो जाए? मैक्सिमम। तो जब डिस्प्लेसमेंट, है ना, किसके बराबर हो जाए? प्लस ए, यानी यहाँ पर x बराबर क्या है? प्लस ए। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हो जाए या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, ऐसे कह दो चाहे, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के बराबर हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इस पॉइंट पे देखो मैक्सिमम है भी। ठीक है, और यही बात इस साइड भी लागू होती है, यहाँ x बराबर माइनस ए है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस साइड बढ़ती है और इस साइड भी। जब इस साइड जाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो या पेंडुलम, कोई भी इस टाइप की मोशन करने वाला पार्टिकल, है ना, तो इस साइड जाने पर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और इस साइड जाने पर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बीच में स्पीड बहुत तेज रहती है, जब बीच वाले पॉइंट से गुजरता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत बार पूछता है कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। देखो जीरो पॉइंट एनर्जी भी यही है, देखो, है ना, लिख लो आप, द एनर्जी, है ना, ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, ठीक है, किसमें? इन पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। यही क्या है? पैराबोलिक पोटेंशियल वेल है। तो द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन पैराबोलिक पोटेंशियल वेल एट पॉइंट ओ या एट सेंटर, ठीक है, इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी। क्लियर है? इस पॉइंट ओ पर जो एनर्जी है इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है? और आप बता सकते हैं कि जो एनर्जी है ना, इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेंटर पर तो क्या होती है? मिनिमम होती है, जीरो होती है, और जो एंड्स हैं, सिर किनारे, उन पर कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। आप देख सकते हो ग्राफ में। तो ये बात नेक्स्ट लाइन से लिख लो कि द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एट सेंटर इज मिनिमम बट एट द एंड्स इज मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये है आपका, इसी डायग्राम की हेल्प से आपने जीरो पॉइंट एनर्जी की डेफिनेशन भी समझी। जीरो पॉइंट एनर्जी की डेफिनेशन आपसे बहुत बार पूछता है। क्लियर है यहाँ तक आपको?
ठीक है जी। चलो अब इधर देख लेते हैं। श्रोडिंगर की इक्वेशन तो जानते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन करना है किसके लिए? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। तो हेडिंग में आप ये भी लिख सकते हो सच दैट करके कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर या फॉर पैराबोलिक पोटेंशियल वेल, इस तरीके से, ठीक है। तो आप जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वी नो दैट ठीक है, श्रोडिंगर है ना टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। पूरा लिख लियो आप लोग। क्या होती है आप जानते हैं, डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, इंटू में है ई माइनस बी और इंटू में साई बराबर 0। वी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन सेकंड में है, रख दो, ठीक है। देखो वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर लीनियर है, तो डेल की जगह क्या लिख देंगे? डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। वाई जेड वाले नहीं रहेंगे। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ई माइनस वी की वैल्यू रखो हाफ के एक्स स्क्वायर, साई बराबर 0। वैल्यू कहाँ से रखी है तो साइड में बता दो, फ्रॉम सेकेंड। तो हो जाएगा डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, 2 4 जा 8 हो गया ना, ठीक है। और ये क्या है, के स्क्वायर भी लिख लो और एक्स स्क्वायर इंटू साई, बल्कि साई तो बाहर ही है, बराबर 0, ठीक है। साई बाहर रख लो या फिर रहने दो, साई के भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी साई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ गए। इसके इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें भी कर दी, साई की भी कर दी है ना। तो ये जो ये है ना 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, इसे मान लेंगे अल्फ़ा, ठीक। और जो अगले वाला है 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसे मान लो बीटा स्क्वायर, ठीक है। बीटा स्क्वायर क्यों मान रहे हैं? ताकि अंडर रूट से बच जाए, है ना, क्योंकि फिर बीटा की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट आएगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, आगे पता चलेगी ये बात कि बीटा स्क्वायर क्यों माना, ठीक है। तो रखो, सो डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये तो क्या हो गया अल्फ़ा साई माइनस ये क्या है बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। कॉमन ले लो कुछ, डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद चलो उधर कर लेते हैं। देखो फिर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट, है ना, इंट्रोड्यूस ए न्यू फंक्शन। इसे सॉल्व ऐसे नहीं होगा, ये इसे सॉल्व करने के लिए और सरल बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा बीटा एक्स स्क्वायर, कुछ नया फंक्शन मानना पड़ेगा। तो बुक में काई माना था, काई मान लेते हैं, काई स्क्वायर है ना, काई है ये, काई समझते हो ना, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनेगा, ये क्या है काई, ठीक है। किसी किसी बुक में झाई माना हुआ है, तो झाई तो बड़ी कठिनाई से बनता है ना, झाई तो ऐसे बनता है ना, पता नहीं इस तरीके से, तो बड़ा अजीब है वो, है ना, उसे रहने दो। आप और कुछ भी मान सकते हो, है ना, अपने हिसाब से, क्यों मान लो, है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो अलग सा हो मान लियो। तो बीटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया मैंने, काई स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ मुझे, देखो यहाँ से 1 अपॉन बीटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन काई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर करूँ
बताओ क्या हो जाएगा। तो 1 बीटा del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा del 2 ओवर del काई स्क्वायर। समझ गए। 1 बीटा ऐसे कैसे रहा, बस दोनों तरफ क्या कर लिया, del 2 ओवर del आ गया दोनों तरफ, है ना। इधर एक्स स्क्वायर था अपन में, अब भी है, और यहाँ काई स्क्वायर था, अब भी है। ठीक है, क्यों करा ऐसा, ताकि यहाँ वैल्यू रख सके, है ना। सो रखवाओ del 2 साई ओवर, देखो del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो बीटा है इस साइड पहुँच जाएगा ना। तो चलो मैं लिख भी दूँ, तो ये आपका हो जाएगा del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर बराबर, ये बीटा उधर चला गया, तो बीटा del 2 ओवर del काई स्क्वायर, है ना। एक्स में और काई में अंतर रखना। तो अब रखवाओ del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दो, वो, तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, साथ साथ नोट करते चला करो, ताकि किसके बाद क्या है, मैं तो रफ कर दूंगा, है ना, फिर समझ नहीं आया क्या पता। तो मैंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे, है ना। तो चाहो तो इसे भी इक्वेशन मान सकते हो, ये सेकंड हो गई, और ये आप मान सकते हो थर्ड। तो थर्ड इम्प्लाइज कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर की जगह रखो बीटा del 2 ओवर del काई स्क्वायर। ठीक है, और साई तो है ही, इसकी वैल्यू रख दी, प्लस एल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर का एक बीटा अलग कर लो, और एक बीटा एक्स स्क्वायर क्या है, काई स्क्वायर, तो क्या जाएगा काई स्क्वायर, और बाहर क्या है साई बराबर क्या है 0। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो मैं इस साइड से रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई ना, तो इसको सॉल्यूशन मानेंगे। आपको पता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन मान के चलेंगे। तो लिखो लेट द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, और एक काम कर लो, ये बीटा भी अपोन में ले जाओ, तब मानो इसे इक्वेशन। बीटा अपोन में ले जाओ, यानी बीटा से डिवाइड कर दो, ऐसे कह दो। तो del 2 साई ओवर del काई स्क्वायर प्लस बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा अपोन बीटा -1 हो जाएगा ना, बीटा अपोन बीटा 1 हो जाएगा ना, और ये बचेगा काई स्क्वायर साई बराबर 0। पूरी इक्वेशन को बीटा से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन मानना है, तो लेट द सॉल्यूशन। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो आप याद रखेंगे। और वो एक्स से काई में क्यों बदला है, ताकि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल पाए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन मान पाएँ। ठीक है, तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली है ना, बाइंडर में आप करोगे तो ऊपर ही आएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मान रहे हैं, साई में इक्वेशन है तो साई बराबर मिलेगा। ठीक है जी, और साई जो है वो काई का फंक्शन है, तो साई काई बराबर है ना सी यू ई की पावर, देखो ये जो u है ये भी काई का फंक्शन है, e की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साई बराबर है सी यू ई की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बस याद रखना है कि u किसका फंक्शन है, काई का। ठीक है, साई भी किसका फंक्शन है, काई का। ये इक्वेशन आप डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो साई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक बात है, साई को हटाना है ना, सॉल्यूशन लेना है तो। और ये जो del 2 साई ओवर del काई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा 2 बार पार्शियली, तब इसकी वैल्यू मिल पाएगी, है ना। ठीक है, तो एक काम करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू काई, क्या आएगा, del साई ओवर del काई बराबर, सी तो कांस्टेंट है,
और ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स है प्योर बिल्कुल, तो ध्यान देना मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो गई, डिफरेंशियल करना है बस और कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की पावर का जो है वही रहा, और जब इसका करोगे तो माइनस का 2 ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ यू फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो डेल साई ओवर डेल काई बराबर बचेगा आपका, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी बाहर है तो ई की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2, और ये यू और काई एक साथ लिख लो, है ना, इस तरीके से, है ना। माइनस जो था वो ये लिख लिया, वो वाला माइनस, है ना, प्लस इस ऐसे रखो, ई की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2 डेल यू ओवर डेल काई। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हमें तो ये निकालना है ना, डेल टू साई ओवर डेल काई स्क्वायर, तो अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशियल, अगेन लिख देना, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू काई, तो ये मिलेगा डेल टू, यहाँ से करते हैं डेल टू साई ओवर डेल काई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, क्या मिलेगा? सी बाहर है, फर्स्ट देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशियल करोगे तो इसमें भी तो 2 टर्म्स के मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो ध्यान से। तो इसका करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यू, और काई का करोगे तो 1 हो जाएगा, काई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो काई का 1 हो गया। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेल यू ओवर डेल काई। समझिए क्या करा था? पहला फंक्शन ऐसे कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल करा, 2 टर्म्स के मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाकर कर दिया। अब दूसरा कैसे, ऐसा कैसे ही, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका करो। ठीक है, और हाँ बाहर माइनस था तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। समझ गए? तो क्या आएगा, देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, करो क्या आएगा, ई की पावर का वही रहता है जो होता है। ठीक, और इसका करोगे तो माइनस का 2 काई अपॉन 2, तो माइनस का काई ना आ गया। समझ गए ना, आगे बात समझ में? ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। क्लियर है? इसकी बात फाइनल हो गई। दोबारा समझ लो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस ये रखा, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल 2 पदों की गुना वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यू ऐसा कैसे ही, काई का डिफरेंशियल 1 हो गया। ठीक है, 1 लिखते नहीं, प्लस सेकंड फंक्शन यानी काई ऐसा कैसे ही, इसका डिफरेंशियल डेल यू ओवर डेल काई। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, दूसरे का कर दिया डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ये रखा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका करा तो ए की पावर का वही रहता है, और फिर पावर का करोगे तो माइनस का 2 काई अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का काई। क्लियर है? इतने तक की बात हो गई। अब इस सी की मल्टीप्लाई आगे होगी तो प्लस सी। ठीक है, अब इसमें भी 2 पदों की गुना वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का करोगे तो डेल टू यू ओवर डेल काई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो डेल यू ओवर डेल काई एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ए की पावर का वही रहता है, लेकिन जब पावर का करोगे तो माइनस का काई आएगा। समझ गए ना, माइनस का 2 काई अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये लाइन बस समझने की है, इसके बाद तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें।
तो देखो क्या आया, डेल टू साई ओवर डेल का स्क्वायर बराबर, ठीक है, सी कॉमन ले लो सारे में से, सारे में से सी कॉमन ले लो, क्या बचा, और इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस की, तो माइनस का u ये वाला है ना, और ये आ जाएगा ऐसा कैसे ही, आप केवल मल्टीप्लाई करनी है बस, ध्यान से करो, सी दोनों में से बाहर ले लिया, तो माइनस की इसकी मल्टीप्लाई u में करी, ये आ गया, माइनस आएगा अगले में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है, तो e की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख दिया, ये दोनों लिख दो, ठीक है, क्लियर हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, काई और काई क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर, तो u काई स्क्वायर है ना, और e की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, बात आई समझ में। इस माइनस का जो e की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो ये आया, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये आएगा, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये u काई और काई स्क्वायर हो गया, e की पावर ये एज इट इज लिख दी, पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे पे आते हैं, c तो बाहर आ ही गया, ये दोनों एज इट इज लिख दो, तो प्लस e की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 डेल टू u ओवर डेल का स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा शुरुआत में, तो माइनस शुरुआत में लिख दिया, ठीक है, काई है, डेल u ओवर डेल x है, x नहीं कहेंगे, काई, ठीक है, काई है, डेल u ओवर डेल काई है, और ये की पावर वाला एज इट इज, क्लियर है। तो अब देखो कुछ कट रहा होगा या कुछ जुड़ रहा होगा, तो डेल टू साई ओवर डेल का स्क्वायर, एक काम कर दो सरल सा तब लगेगा, ये की पावर देखो हर जगह है, तो इसे कॉमन उठा लो, तो सी ई की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, अंदर क्या बचा, माइनस का u बचेगा केवल, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, माइनस का काई, ठीक है, और डेल u ओवर डेल काई, ठीक है जी, प्लस ये e की पावर बाहर आ गई, तो प्लस क्या बचा, u का स्क्वायर, ठीक है, इसमें देखो ये पावर बाहर आ गई, e की पावर क्या बचा प्लस में, डेल टू u ओवर डेल का स्क्वायर है ना, और इसमें भी e की पावर बाहर, तो माइनस का काई डेल u ओवर डेल काई, क्लियर है। देखो ये दोनों टर्म एक जैसी है ना, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहीं लिख दो ना 2, समझ गए, तो एक टर्म आगे की ख़त्म करो, जुड़ गई है ना यहाँ तक, ठीक है, तो ये डेल टू साई ओवर डेल का स्क्वायर निकल गया, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख दो, और साई की जो वैल्यू है ये वाली ये भी यहीं रख दो, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, देखो फोर्थ एम्प्लाइज करो, इसकी वैल्यू रखो ये, तो सी ई की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, ये लंबी चौड़ी सी है ना, माइनस का u माइनस का 2 काई डेल u ओवर डेल काई है ना, प्लस u का स्क्वायर, और प्लस में है डेल टू u ओवर डेल का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू रखी प्लस 1 वो अल्फा अपॉन बीटा माइनस का स्क्वायर, और इनटू में है साई की वैल्यू रख दो, साई की वैल्यू ये रही, सी यू ए की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये बराबर किसका आएगा, 0 के, है ना, क्लियर हो गया, ठीक है जी। इस सारे में से ही ये कॉमन ले लो,
सी ई की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2। तो सी ई की पावर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 ये सारे में से कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस का यू माइनस का 2 काई डेल यू ओवर डेल काई प्लस देखो एक काम कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले इसे लिख लूँ है ना, डेल टू यू ओवर डेल काई स्क्वायर ये लिखा गया। फिर इसे लिख लो 2 काई डेल यू ओवर डेल काई ये भी लिखा गया। इन दोनों में u कॉमन है तो u कॉमन लोगे तो काई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। समझ गए पहले ब्रैकेट में क्या हुआ, इन दोनों में u कॉमन लेके काई स्क्वायर माइनस 1 बचा। और ये सी ई की पावर वाला बाहर आ गया, u है तो ये क्या बचेगा प्लस में अल्फा अपॉन बीटा माइनस का, एक काम कर लो u के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा अपॉन बीटा u हो गया, ठीक है, और माइनस का काई स्क्वायर u हो गया, ठीक, बराबर क्या 0, ठीक है। और ये सी ब्रैकेट यहाँ लगाओ क्योंकि देखो सी ई की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2 सारे में से कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो ये सारा थोड़ा इस तरीके से लिखा और इस u की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, और ये जो सी ई की पावर माइनस का काई स्क्वायर अपॉन 2 था इसका भी बाहर चला गया, ठीक है। इसे 0 के अपॉन में ले जाओ तो ये बचेगा डेल टू यू ओवर डेल काई स्क्वायर प्लस, बल्कि ये वाली टर्म है माइनस का 2 काई डेल यू ओवर डेल काई, ठीक है, प्लस देखो एक टर्म कट रही है, कौन से वाली, u काई स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे और u काई स्क्वायर यहाँ माइनस का है तो कट जाएगा, तो माइनस का u बचेगा बस, है ना। समझ गए, केवल क्या बचेगा माइनस का u। और चाहो तो देखो मुझे लगता नहीं इसका कोई लाभ हुआ, कॉमन लेने का कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। पहले ये लिखा था फिर ये लिखा, ठीक है, फिर ये लिख लो और फिर ये लिख लो, ठीक है, कॉमन लेने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब खुद देख के बताओ, यदि मैं यहाँ भी ब्रैकेट ना लगाऊं तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो है u का स्क्वायर ये वाले u का स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में u कॉमन ले लो तो बचेगा अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 और u ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन u के टर्म में, ठीक। और देखो इसी को आप हर्मिशियन इक्वेशन कहते हैं, हर्मिशियन, इसी को ही आप हर्मिशियन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कब, यदि ये जो u काई का फंक्शन था ना, यदि आप h से डिनोट करो तो, है ना, तो यही क्या है हर्मिशियन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो h है ये क्या है आपका, ये है हर्मिशियन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हर्मिशियन इक्वेशन में क्या होता है, ये जो अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 है ना, ये 2n के बराबर होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो यानी कि ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, फिर u की जगह h रख दो तो डेल टू h ओवर डेल काई स्क्वायर माइनस का 2 काई डेल h ओवर डेल काई और प्लस इसकी जगह रख दो 2n और u की जगह क्या है h बराबर क्या है 0, ठीक है। इसके नीचे लिख देना इट इज़ द हर्मिशियन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही क्या है हर्मिशियन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं साइड से रफ कर देता हूँ और देखो इस रिलेशन की हेल्प से ही आपकी आइगन वैल्यू भी निकल जाएगी, किसकी, ये जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी, है ना, एनर्जी की आइगन वैल्यू, जैसे पिछले डेरिवेशन में निकाली थी ना एनर्जी की आइगन वैल्यू, ऐसे ही आप इस डेरिवेशन में भी एनर्जी की आइगन वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही अल्फा माना था और बीटा माना था, आपको याद होगा
ठीक है, मैं याद दिला दूँ, साइड में लिख दूँ। अल्फ़ा बराबर क्या माना था, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर माना था 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर ये माना था। तो यहाँ से बताओ अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या आएगा, बराबर आएगा 2n+1। ये माइनस का 1 इधर चला गया, अल्फ़ा की वैल्यू रख दो वहाँ से 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, अपॉन में बीटा की वैल्यू रख दो, अंडर उठा जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, के पे स्क्वायर नहीं था शायद, है ना, एक बार कंफर्म करो। ठीक, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रखी, अपॉन में बीटा की वैल्यू, अंडर रूट लेके, और बराबर में क्या है 2n+1। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ, स्क्वायर रूट ले लो पहले इसका ना, तो ये लिख लो सही से 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन में क्या है एच स्क्वायर, और ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, एच जाएगा ऊपर, 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई हो जाएगा, और अंडर रूट में रहेगा एम के, बराबर में है 2n+1। ठीक है, ये मार्कर सही से चल नहीं रहा, रेड से कर देता हूँ। देखो पाई से एक पाई कटेगा, और 2 4 जा 4, तो ऊपर बचेगा 4 पाई। ठीक, m बचेगा, e बचेगा, h की एक पावर बचेगी अपॉन में बस। ठीक है, 2 पाई तो है ना, ख़त्म हो गया यहाँ से, अंडर रूट में बचा m के, और बराबर में क्या है 2n+1। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है e, तो e बराबर क्या आएगा, e बराबर निकालो, देखो क्या पहुँचेगा h अंडर रूट एम के और अपॉन में 4 पाई m, और इनटू में है 2n+1। ठीक है, और देखो अंडर रूट एम से m कितनी बार कटेगा, रूट m बार कटेगा। ठीक है ना, तो e बराबर क्या आएगा h अपॉन 4 पाई, है ना, अंडर रूट के बचा ऊपर, और रूट m से m कितनी बार कटेगा, रूट m बार, समझ गए, तो अपॉन में अंडर रूट m आएगा। ठीक, और इनटू में क्या है 2n+1, इसे ऐसे लिख लो h अपॉन 2 पाई, बल्कि h अपॉन 2 लिखो, h अपॉन 2 क्यों, क्योंकि जो 2 पाई बाकी का बचा है ना, वो अंदर लिख लिया मैंने इस तरीके से ना, 4 पाई ही तो है अब भी, और इनटू में है 2n+1। खुद मुझे देख के बताओ, इक्वेशन 1 थी शायद वो, इक्वेशन 1 में ये किसके बराबर था, न्यू के बराबर था। मैंने बताया था इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताया था ना मैंने, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, न्यू बराबर क्या आया था 1/2 पाई, और ओमेगा बराबर क्या था अंडर रूट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर था k अपॉन m। ठीक है, तो ओमेगा बराबर था अंडर रूट k अपॉन m, तो न्यू बराबर क्या आया था 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, इक्वेशन 1 में था ये, है ना, तो क्या हो जाएगा न्यू, तो e बराबर आएगा आपका, ठीक है, 1/2 h, और ये क्या है न्यू, और इनटू में क्या है 2n+1। ठीक है, इसे लिख लो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो 2 से, n+1/2 बचेगा, दोनों में डिवाइड कर दिया तो, और इनटू में h न्यू। ठीक है, यही क्या है, यही आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। नीचे लिख देना इट इज़ द, है ना, आइगन वैल्यू, या इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्लियर है, n की जगह लिख देना वेयर n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n बराबर 0 रखोगे तो हाफ h न्यू मिलेगा। ठीक है, 1 रखोगे तो 3/2 h न्यू मिलेगा। क्लियर है ना, तो इसलिए कितना गैप मिलता है एनर्जी में, ये आपने उसमें पढ़ा होगा,
जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की 4th यूनिट थी है ना, उसके डेरिवेशन में देखना, तो वहाँ पे भी यही था। गैप कितना बनेगा देखो, E1 निकालोगे कितना बनेगा 1/2 h², और E2 निकालोगे तो यानी n की जगह 0 रखोगे तो ये मिला, 1 रखोगे तो ये मिला, यानी गैप कितना आ रहा है h²। तो इसका मतलब है जितने भी ये एनर्जी लेवल होंगे सबका गैप कितना होगा h²। ठीक है, सबके बीच गैप कितना है h²। ठीक है, सबका गैप सेम है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल है जो आपने किसके भीतर दिखाए, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल के। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।